हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस करे थे और उसके बाद में हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मोशन को मेज़र करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका मास और एक उसकी वेलोसिटी, और उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब अपन ने जो सेकंड लॉ पढ़ा था न्यूटन का और जो थर्ड लॉ था, वो दोनों जो है काफ़ी बड़े कंक्लूजन के ऊपर लेके जाते हैं और वही क्या बनता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है सेकंड लॉ, क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। यही आपका था कि आपका फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ किसी सिस्टम के ऊपर तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज। और अगर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। फिर से सुनो, सेकेंड लॉ से अपना क्या कंक्लूजन निकला था कि अगर ये तो बात हो गई लो की, अब अपन बात करें मोमेंटम के केस में। तो अपना मोमेंटम के केस में क्या कंक्लूजन था इसका कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो उसका जो मोमेंटम है वो भी चेंज नहीं होगा, मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। फर्स्ट क्या कंक्लूजन निकला कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और सेकंड अपन जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ था वो उसमें क्या पता चला था कि अगर कोई बॉडी एक बॉडी के ऊपर क्या लगाती है, एक्शन, तो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर क्या लगाएगी, रिएक्शन। और उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अब इन दोनों कंक्लूजन से ही आपका जो मिलके बनता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या स्टेटमेंट होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कि एक कोई सिस्टम है उसमें काफ़ी मल्टीपल बॉडीज है या फिर किसी सिस्टम में मल्टीपल पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें लेट से प्रेशर कुकर है तो उसमें तो क्या होता है कि आपके गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए मैं पार्टिकल भी काम में ले रहा हूँ वर्ड अब से। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि अगर एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर मल्टीपल बॉडीज है या फिर मल्टीपल पार्टिकल्स है, तो अगर कोई उस सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है किसका स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, अब एक बार इसको देखते हैं। लेट से कोई सिस्टम है, ये आपका एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, M1, M2, M3, M4, ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं। और सब पार्टिकल किस में, मोशन में। इसकी वेलोसिटी V1, इसकी V2, इसकी V3, इसकी V4, सबकी अपनी अपनी क्या है, वेलोसिटीज़ है। तो इनका जो मोमेंटम है, अब मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा, P इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4। मैंने क्या माना कि मेरे सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स है, कितनी बॉडीज है, 4। तो उन सबका मोमेंटम ये क्या हो गया, टोटल। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है आपका, F इक्वल टू dP अपॉन dt। ठीक है, ये अपन ने इनिशियल एज्यूम करा था, ये क्या है आपका बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये अपन लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू 0, ये अगर अपन को कंडीशन है, और यही आपका क्या होता है स्टेटमेंट कि अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसका जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो अपन इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, मतलब सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dP अपॉन dt इक्वल टू वॉट, फोर्स कितना, एक्सटर्नल फोर्स 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। ये dt उधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो dP इक्वल टू 0। dP क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो P2 माइनस P1 कितना हो गया, 0। इसका मतलब P2 इक्वल टू P1। P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और ऐसे P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम। ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो न्यूटन के सेकंड लॉ से अपन को क्या पता चलता है कि उस सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज है या फिर जितने भी पार्टिकल है उन सबका जो मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट जो है वो क्या आती है, डेरिवेशन है। किसके लिए है वो, टू डिफरेंट बॉडीज के लिए जो किसमें मोशन में और आपस में वो क्या करेगी, कोलाइड। तो जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती है तो कब कोलाइड करेगी,
ये आपका ग्राउंड, ठीक है, इसमें एक बॉल है बॉल ए और ये एक दूसरी बॉल है बॉल बी, ठीक है। ये दोनों क्या कर रही है, मोशन कर रही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2। अब ये बॉल ए बॉल बी को कब कोलाइड करेगी, जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे, सेकंड बॉल बी से। तो क्या इनकी कोलिजन की कंडीशन क्या हो जाएगी कि u1 मस्ट बी मोर देन u2, यही तो कंडीशन है, तभी तो कोलाइड होगी। अगर ये धीरे चल रही है और ये तेज चल रही है तो ऑब्वियसली बात है कोलिजन कभी होगा ही नहीं। लेकिन अगर फर्स्ट बॉल ए तेज चल रही है, स्पीड ज़्यादा है, और बॉल बी की स्पीड क्या है, कम है, तो इनका क्या होगा, कोलिजन। तो मैं बोलता हूँ कि इनका कोलिजन हो गया। ये कब था, बिफोर कोलिजन। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ किसके लिए, ड्यूरिंग कोलिजन, जब इन दोनों का क्या होगा आपस में कोलिजन। तो ये इन दोनों का कोलिजन हो गया, ये बॉल ए ये बॉल बी। अब जब इन दोनों का कोलिजन होगा, अब दो बॉडी का जब क्या होता है कोलिजन, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेगी, फोर्स। और अपन को पता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जितना फोर्स बॉल ए बॉल बी के ऊपर अप्लाई करेगी उतना ही इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बॉल बी बॉल ए के ऊपर अप्लाई करेगी। तो ये अपन किसे लिख सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो ड्यूरिंग कोलिजन में क्या लिख सकता हूँ कि ये आपकी क्या है, बॉल ए और ये क्या है, बॉल बी। तो बॉल ए बॉल बी के ऊपर जितना फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स ऑन ए लगा रही है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो फोर्स ऑन बी बाय ए। ये क्या लिखा मैंने, ढंग से देखो, ये फर्स्ट एफ बी ए का क्या मतलब है, फोर्स फर्स्ट लेटर है उसका मतलब क्या है, ऑन, मतलब जिसके ऊपर लग रहा है। तो एफ बी का क्या मतलब है, फोर्स ऑन बी, मतलब किसके ऊपर लग रहा है, ए के ऊपर। और सेकंड जो लेटर है इसका क्या मतलब है, ये बॉडी लगा रही है, मतलब बाय। फिर से देखो, एफ बी ए का क्या मतलब है, फोर्स ऑन बी बाय ए, मतलब फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, बी के ऊपर। कौन लगा रहा है, ए लगा रही है। तो ये क्या हो गया, जब ए बॉडी बी से कोलाइड हुई तो उसने उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स। अब बाय न्यूटन के थर्ड लॉ से अपन क्या बोल सकते हैं कि इतना ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स कौन लगाएगा, किसके ऊपर लगेगा, पहले क्या था, ऑन। ऑन किसके ऊपर लग रहा है, ए के ऊपर। और कौन लगा कौन रहा है, बी लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे क्या लग रहा है, एफ बी और ऐसे क्या लग रहा है, एफ ए बी। फिर से सुनो, दो बॉल जब आपस में कोलाइड हुई तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। ए बॉल लगा रही है बी के ऊपर तो फोर्स ऑन बॉल बी बाय ए, और ऐसे ही उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स बी लगाएगी किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है। तो इसको आपको रेट करना आना चाहिए। तो ये कब की बात है, जब उनका कोलिजन हुआ। अब कोलिजन के बाद में मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ कि ये आपका कोलिजन हो गया। अब दो बॉल वापस क्या करने लग गई, अपनी अपनी डिफरेंट स्पीड से क्या करने लग गई, मोशन, क्योंकि उनका कोलिजन हो गया। और कोलिजन हो गया तो जो उनकी स्पीड थी पहले, वो स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये बॉल ए ये बॉल बी ये अभी भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। लेट से इसकी पहले कितनी थी, u1, अब मैं मान रहा हूँ कि इसकी कितनी हो गई, v1। और ऐसे ही इसकी पहले कितनी थी, u2, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अब इसकी स्पीड कितनी है, v2। ये बॉल ए ये बॉल बी। तो अब ये हुआ किसके, अपन ने बॉडीज की फॉर्म में देखा, फिगर की फॉर्म में अपन ने देखा। अब नेक्स्ट वापस एक बार देख लो, हुआ क्या, सबसे पहले दो बॉल थी, दोनों के क्या हो रहा था, दोनों का मोशन हो रहा था, दोनों की डिफरेंट स्पीड थी। अगर फर्स्ट बॉडी की स्पीड सेकंड बॉडी से ज़्यादा होती है तो उनका क्या होगा, कोलिजन। कोलिजन के टाइम पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी। और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने के बाद ऑब्वियसली बात है दोनों की स्पीड में क्या आ जाएगा, चेंज। और दोनों की स्पीड में चेंज आ जाएगा तो मैंने एज्यूम करा कि आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी बॉल ए की स्पीड कितनी है, v1, और बॉल बी की स्पीड कितनी है, v2। तो ये जो फिगर है ये किसका है, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। ये वाला किसका है, ड्यूरिंग कोलिजन। और ये वाला किसका है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, कोलिजन की। अब आपका पूरा सिस्टम, अब पूरे सिस्टम के अंदर आपकी कितनी बॉल्स है, दो बॉल्स है। तो ये दोनों बॉल का जो मैं मान रहा हूँ ये क्या है, मेरा सिस्टम, कि मेरे सिस्टम के अंदर कितनी बॉल्स है, 2 बॉल्स है। कितनी बॉडीज है सिस्टम के अंदर, 2 बॉडीज है, बॉल ए बॉल बी। तो सिस्टम में 2 बॉडीज है तो मेरे को पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम में नाम दे रहा हूँ, लेट से वो कितना है, p1। कितना होगा दोनों का मोमेंटम, इन दोनों का जो मास है इसका लेट से m1, इसका कितना है m2, और मास तो सेम रहेगा तो सबके अंदर m1 m2। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2। और ऐसे ही फाइनल जो मोमेंटम है ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम।
पूरे सिस्टम का। और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, मतलब आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है कितना हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। ये तो बात हुई इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की, जो अपन को सिंपली पता है किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से। अब इसको अपन को प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब जो इनिशियल है वो क्या रहेगा, फाइनल। तो ये जो चीज़ है ये अपन को क्या करनी है, प्रूव क्या, कि ये दोनों आपस में जो है वो क्या है, इक्वल है। ये दोनों अपन को प्रूव करना है, ठीक है। अब बात क्या है कि आपका एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अपन क्या देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कितनी बॉडीज है आपकी, 2। तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लगा। ये फर्स्ट बॉल की स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी, तो ये दोनों आपस में कोलाइड भी, इन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगा। मतलब यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि एफ एक्सटर्नल कितना है, 0, ठीक है। ये अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करा और न्यूटन के थर्ड लॉ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जितना फोर्स बॉल ए बी के ऊपर लगा रही है उतना ही बी किसके ऊपर लगा रही है, ए के ऊपर। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल, और डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ये क्या हो गया आपका फोर्स। लेकिन अपन ने प्रीवियस लेक्चर में एक और चीज क्या पढ़ी थी, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है आपका, फोर्स इनटू टाइम, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इम्पल्स बोलता हूँ। और इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। इम्पल्स क्या होता है, जे कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम के, P2 माइनस P1। इम्पल्स को रिप्रेजेंट किसे करा, जे से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, F इंटू टी, P2 माइनस P1। F इंटू टी जो होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इम्पल्स। तो अगर मैं दोनों साइड में यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि उनका देखो कोलिजन हो रहा है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो कांटेक्ट में है, बहुत कम टाइम के लिए। तो मैं इसी को, इस इक्वेशन को इम्पल्स की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, डेल टी से। तो एफ ए बी इंटू डेल टी, मतलब वो बहुत कम वाला टाइम जिसमें वो दोनों आपस में किसमें है, कांटेक्ट में, इक्वल टू एफ बी ए माइनस ऑफ एफ बी ए डेल टी। तो ये जो चीज़ हो गई ये किसकी इक्वल हो गई, ये किसकी इक्वेशन हो गई, इम्पल्स की इक्वेशन हो गई, कि इन दोनों का जो इम्पल्स है वो क्या रहेगा, सेम, और डायरेक्शन क्या रहेगी उनकी, अपोजिट। इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। मतलब ये क्या है, एफ ए बी, मतलब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया। तो अब ये लिख क्या रखा है कि एफ ए बी का मतलब वापस देखो, फोर्स ऑन ए बाय बी। तो किसके ऊपर फोर्स लगा, ए के ऊपर फोर्स लगा, बॉल ए के ऊपर। तो क्या बॉल ए के मोमेंटम में चेंज हुआ होगा, तो अब बॉल ए के मोमेंटम में जो चेंज होगा वो कितना होगा, बॉल ए का मोमेंटम में चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो बॉल ए का फाइनल मोमेंटम में बोल रहा हूँ कि कितना है, मोमेंटम ऑफ बॉल ए कौन सा, फाइनल, माइनस मोमेंटम ऑफ बॉल ए इनिशियल, इक्वल टू, यही तो हुआ। ये ऊपर क्या लिख रखा है, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब फोर्स किसका, ए का, बाय बी। तो ए फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ए के ऊपर। तो उसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज। मोमेंटम का चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसका, ए का, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, ए की। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। ऐसे यहाँ पे किसकी बात होगी, मोमेंटम ऑफ बी की, कि फोर्स ऑन बी, मतलब बी के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज। तो माइनस तो बाहर है तो वो तो रहेगा ही, अंदर क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बी कौन सा, फाइनल, माइनस मोमेंटम ऑफ बी कौन सा, इनिशियल। अब क्या करनी है, बस वैल्यूज पुट करनी है। मोमेंटम ऑफ ए फाइनल कितना है, मास तो वही है, कितना ए का, m1, और फाइनल उसकी वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। तो मास तो ये रहा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, m1 की, v1। तो m1 v1 माइनस इनिशियल कितना था, m1 u1। ये हो गया क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही बात कर रहे हैं किसकी, b की, माइनस ऑफ b का फाइनल मोमेंटम कितना है, m2 v2 माइनस m1 v1। ये माइनस अगर जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये इधर माइनस का, इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये एक बार वापस लिख रहे हैं अपन, कितना, m1 v1, ये तो लिख दिया मैंने सेम। अब ये जो m2 v2 उधर माइनस का है, इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस m2 v2 इक्वल टू, ये m1 u1 इधर माइनस है, इसको अगर राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का m1 u1 प्लस m2
u2, ये ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन। तो अब एक बार ढंग से देखो इस इक्वेशन को, जो ये आई है ये बता क्या रही है आपको, m1 v1, v1 क्या है m1 की फाइनल वेलोसिटी और ऐसे ही v2 क्या है m2 की फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या है, ये जो पूरी टर्म है ये क्या बता रही है, फाइनल मोमेंटम। और ये जो पूरी टर्म है ये क्या बता रही है, इनिशियल मोमेंटम। यही तो अपन ने यहाँ पे लिखा, ये देखो आपका m1 v1 m2 v2 क्या है, m1 v1 m2 v2 क्या है, फाइनल मोमेंटम। और ऐसे ही m1 u1 m2 u2 क्या है आपका, इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब, और ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। किसकी हेल्प से, न्यूटन के थर्ड लॉ की हेल्प से। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल। ओनली कब, जब आपका सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। तो ये क्या, यही जो होता है ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या डेरिवेशन, क्यों, कौन से लॉ की हेल्प से, न्यूटन के थर्ड लॉ की हेल्प से। तो इस इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। आपके नंबर ऑफ सिस्टम में जितनी बॉडीज है उसके ऊपर जब उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। तो अपन ने ये तो जान लिया कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब उसके अंदर जितनी भी बॉडीज है, जितने भी पार्टिकल है, सबका मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रिकॉइल ऑफ ए गन। रिकॉइल ऑफ ए गन का क्या मतलब है कि ये लेट से ये आपकी गन है, ठीक है, यहां से इसके अंदर क्या है, एक बुलेट है, ठीक है, ये आपकी क्या है गन और ये आपकी क्या है बुलेट। कब, इनिशियली, जब इनिशियली अपन बात कर रहे हैं। और इनिशियली ये होती किस पे, रेस्ट पे। गन किसी के पर्सन के हाथ में होगी तो ये किस में होगी, रेस्ट पे। और कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ऑटोमेटिक वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। और वेलोसिटी जीरो है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होता है गन का, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है गन भी रेस्ट पे है तो गन का मोमेंटम भी कितना हो गया, जीरो। और बुलेट भी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम भी कितना हो गया, जीरो, बिफोर फायरिंग। लेकिन जब कोई पर्सन फायर करता है तो क्या होता है उस केस में कि ये आपकी गन और जो बुलेट है वो कहाँ चली गई, बाहर चली गई। अब बुलेट किस पे आ गई, मोशन में आ गई। तो अब इससे हुआ क्या, देखो आपका जो सिस्टम है उसके अंदर क्या है, दो बॉडीज है, एक तो बुलेट, एक तो गन और एक क्या है बुलेट, ठीक है। अब आपने क्या करा, ट्रिगर करा तो उसके अंदर से बुलेट बाहर निकली। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपके सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल, ये आपका सिस्टम है जिसके अंदर ये दोनों बॉडीज आ गई। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या, नहीं लगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से तो वो निकली जब आपने ट्रिगर पुट करा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कंजर्व होती है स्प्रिंग के अंदर, इसलिए वो आपकी बुलेट बाहर निकली। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या, नहीं लगा। और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा मतलब सिस्टम का, इसका गन का और जो बुलेट है उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है उसका, जीरो। तो जीरो क्या है, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के। फाइनल मोमेंटम किसका, गन का और इसका दोनों का। तो लेट से इस गन का मास कितना है, m, और बुलेट का मास कितना है, स्मॉल m। बुलेट जो जा रही है उसकी वेलोसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितनी है, स्मॉल v, और जो गन है उसकी वेलोसिटी, लेट से उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, कैपिटल V। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, बुलेट का कितना होगा, स्मॉल m इंटू वी आफ्टर फायरिंग, और इसका कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू वी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम इन दोनों का सबमिशन भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। क्यों, क्योंकि आपके सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है किसके लिए, रिकॉइल ऑफ ए गन के लिए। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एम वी इक्वल टू कैपिटल एम वी। एम वी को इधर लेके गया, यहाँ से मेरे को अगर वी निकालना है, वी तो कितना हो जाएगा, माइनस का स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v। तो ये जो इक्वेशन हो जाती है ये आपके काम आती है किसके अंदर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, रिकॉइल ऑफ ए गन की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए गन। अब वो वेलोसिटी ऑफ जो गन है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब आप क्या करते हो, ये आपकी लेट से गन है, गन से आप क्या करते हो, जो फायर करते हो तो जो बुलेट है वो कहाँ जाती है, आगे जाएगी। तो जो आपकी जो गन है, गन का जो मोशन होगा वो कहाँ पे होगा, अपोजिट साइड में होगा, किसके, स्मॉल v के। तो कैपिटल V जो है, कैपिटल V क्या है, गन की वेलोसिटी, वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपकी बुलेट का जा रही है, फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, माइनस का। और यही तो होता है कि जब आप बुलेट क्या करते हो, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जैसे ही कोई पर्सन क्या करता है, फायर करता है, तो जो गन होती है बार बार कहाँ जाती है, पीछे जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव। लेकिन सर जो बुलेट होती है वो तो बहुत स्पीड से जाती है, लेकिन गन तो हल्की सी पीछे होती है। उसका रीजन क्या है, सुनो, ये m क्या है,
मास ऑफ बुलेट कितनी होगी आपकी, एक बुलेट कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 10 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इससे ज़्यादा तो क्या होगी, जनरल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपकी क्या है, मास किसका है, गन का। और गन का जो मास होता है, अगर मैं बड़ी गन की अगर बात करूँ तो कम से कम 5 to 10 kg उसका होता है। तो एक तो 10 ग्राम डिवाइड बाय 5 kg करता हूँ, मतलब 5000 ग्राम, तो ये कितना आ गया, 1/500। तो ये जो रेशियो है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है 1/500 का, इसलिए एवरेज अपन जनरल बात करें एग्जांपल लेके, तो उस केस बुलेट की वेलोसिटी कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको एक काफ़ी ज़्यादा कम रेशियो से क्या होना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसलिए आपकी जो गन की वेलोसिटी होती है, रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की, वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम। तो इसलिए जो बुलेट की स्पीड होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो गन की होती है वो हल्की सी पीछे होती है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल, रिकॉइल ऑफ ए गन। नेक्स्ट क्या है, a practical application, while firing a bullet the gun should be held tight to shoulder। तो आप क्या कर रहे हो, जो फायर कर रहे हो किससे, गन से, तो जो आपकी गन है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखते होंगे कि शोल्डर पर रख के हो, काफ़ी टाइट पकड़ के रखी जाती है गन को। क्या रीज़न है उसका, कि अगर आपको गन को क्या करोगे, लूज रखोगे हाथ में, तो जो आपकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो बैकवर्ड होगी, लेकिन यार कुछ तो होगी ना। अब किसी ने अगर हाथ में लूज पकड़ रखा है और गन एकदम पीछे गई तो उसके शोल्डर को क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है, इंजरी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या, गन को काफ़ी टाइट होल्ड करके रखते हैं, और गन को टाइट होल्ड करके रखने से क्या होता है कि गन किसका पार्ट हो जाता है, बॉडी का, क्योंकि गन आपने गन को बहुत टाइट होल्ड कर दिया किससे, अपनी बॉडी से, तो उससे क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल मास हो जाता है गन का और आपकी बॉडी का, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो उससे जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल मास क्या हो जाता है, और ज़्यादा। तो उस केस में इसलिए आपकी जो गन है उसको क्या करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइट होल्ड करना चाहिए, ताकि आपकी शोल्डर इंजरी ना हो, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उसको शोल्डर पर रख के, बड़ी जो गन्स होती है उनको टाइट होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट, रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। रॉकेट जेट प्लेन्स का क्या होता है जनरली, लेट्स से ये आपका ग्राउंड, ये आपका रॉकेट। तो इस केस में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे क्या होती है, काफ़ी फ्यूल होता है आपका, ठीक है, और उसको आप क्या करते हो, एक्सप्लोड। अगर रॉकेट को ऊपर ले जाना है तो उसको क्या करोगे, फ्यूल को एक्सप्लोड, और उसको जब एक्सप्लोड करते हो तो गैस निकलती है, काफ़ी ज़्यादा गैसेस निकलती है, कौन सी डायरेक्शन में, काफ़ी हाई वेलोसिटीज़ की गैसेस निकलती है, और उन गैसेस को आप पास करवाते हो किससे, एक बहुत ही छोटी नोजल से। तो मतलब नोजल मतलब अभी ऐसे समझ सकते हो, काफ़ी कम एरिया से उसको पास करवाते हो गैसेस को एक्सप्लोजन के बाद, और उनके एक्सप्लोजन के बाद जो डायरेक्शन होती है निकलने की वो क्या होती है, डाउनवर्ड। अब गैसेस काफ़ी हाई वेलोसिटी से कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो अब पहले रॉकेट और फ्यूल दोनों किस पे थे, रेस्ट पे। पहले रॉकेट और फ्यूल दोनों किस पे थे, रेस्ट पे। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, तो फाइनल मोमेंटम में कितना होगा, 0, कंजर्व रखना पड़ेगा। तो अगर सुनना, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। तो कंजर्व रखने के लिए जब गैसेस को, फ्यूल को एक्सप्लोड करके गैसेस निकाली जाती है डाउनवर्ड, तो गैसेस काफ़ी हाई वेलोसिटी से डाउनवर्ड जाती है, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रॉकेट का जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसलिए आपका जो रॉकेट से जनरली जेट प्लेन सारे कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ। तो वहां पे भी किसकी एप्लीकेशन हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। अब एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के अंदर क्या है, अपन देखते हैं, लेट्स से आपका ग्राउंड है और ये आपका कोई बॉम्ब यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका कोई बॉम्ब रखा हुआ है जिसका मास कितना है, कैपिटल M। अगर यार ये रखा हुआ है तो किस पे, रेस्ट पे, और कुछ रेस्ट पे होती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। और वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। अब अगर ये एक्सप्लोड होता है तो लेट से इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक इधर, ऐसे इसके बहुत सारे इसके क्या हो गए, पीसेस हो गए एक्सप्लोजन के बाद में, और काफ़ी सब अपनी अपनी जगह पे चले गए। लेकिन इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। तो बाद में ये जितने भी मास के टुकड़े हैं जो अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका जो टोटल सबमिशन होगा, सब पीसेस का टोटल मोमेंटम का जो सबमिशन होगा वो कितना होना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि जब बॉम्ब इनिशियल रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। तो फाइनल जो एक्सप्लोजन के बाद भी होगा वो कितना होना पड़ेगा, 0। और इनकी डायरेक्शन क्या जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन जा रही है। तो अगर क्वेश्चन में एंगल गिवन है तो एंगल को कंपोनेंट करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपन इजीली मोमेंटम निकाल सकते हैं दोनों, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है जनरली अपनी एप्लीकेशन किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। यह सब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 32 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई कार है जिसका मास कितना है
1000 kg कितनी स्पीड से चल रही है 32 मीटर पर सेकेंड. कोलाइड्स इनटू द रियर ऑफ द ट्रक ऑफ मास 8000 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये ग्राउंड, ये आपका क्या है ट्रक है और ये आपकी क्या है कार है. ठीक है, ये ट्रक, ये क्या है कार. इसका मास कितना है 1000 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 32 मीटर पर सेकेंड. और ऐसे ही जो ट्रक है आपका, ट्रक का मास कितना है, मास ऑफ ट्रक कितना है 8000 kg और वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार. तो ये तो बात है क्या कि ये इससे क्या कर रहा है, इससे क्या हो गया कोलाइड हो गया. अब क्या बोल रहा है, आफ्टर द कोलिजन द कार बाउंसेस बैक विथ ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये तो बात हुई इनिशियली. अब आफ्टर कोलिजन कार क्या हुई, कार इससे कोलाइड होकर वापस बाउंस होगा. बाउंस होने का मतलब क्या है, एक बॉल है, बॉल को आप क्या करते हो, फेंकते हो तो बाउंस होकर वापस आती है. तो कार क्या कर रही है, उससे कोलाइड होकर वापस आ रही है पीछे की तरफ. ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, आफ्टर द कोलिजन द कार बाउंसेस बैक विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर द इम्पैक्ट. अब ऑब्वियसली बात है कि दो सिस्टम के अंदर आपकी कितनी बॉडीज है, दो. मैंने क्या कहा, जितनी बॉडीज है उनको आपने सिस्टम में ले लिया. अब ये दोनों बॉडीज ही आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, कोलाइड, और एक दूसरे का मोमेंटम क्या कर रही है, चेंज. लेकिन जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट. क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. तो मोमेंटम की आपकी इक्वेशन क्या होती है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियली बात करते हैं. इनिशियली कार का मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार प्लस इसका ट्रक का मोमेंटम कितना है, मास ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. अगर बात करें तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या है, मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार प्लस मास ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक. क्या चीज़ चेंज हो रही है, ये सारी अपन को पता है. चेंज क्या हो रही है, बस ये इनकी वेलोसिटी, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, डैश से. सारी वैल्यूज अपन को पता है, बस एक को छोड़ के, जो कि क्या है आपकी, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रक. मास ऑफ कार कितना है 1000 kg, 1000 इनटू वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है 32 प्लस मास ऑफ ट्रक कितना है 8000 इनटू 4. ये तो क्या हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या है, मास ऑफ कार. मास ऑफ कार तो सेम है, उसने बोला ही नहीं कि चेंज हो रहा है. तो 1000 इनटू कार बाउंसेस बैक विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड. मतलब कार जाके क्या कर रही है, कोलाइड करके इस जगह पे कोलाइड होके वापस बैक आ रही है. बैक आ रही है मतलब ये अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी दोनों की, जो आपने पॉजिटिव ली, तो बैक आने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव. तो मतलब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ये जो आपकी गिवन है कौन सी, बाउंस की वेलोसिटी. बाउंस मतलब ये वेलोसिटी कितनी हो गई -8. तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, -8 से. ठीक है, प्लस मास ऑफ ट्रक. प्लस मास ऑफ ट्रक कितना है आपको गिवन है ऑलरेडी, कितना 8000 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ट्रक, वही तो निकालना है वीटी डैश. तो सब कुछ पता है, बस एक चीज़ निकालनी है. ठीक है, 1000 इंटू ये तो कितना हो जाएगा 32000 प्लस 8 इंटू 4 कितना होता है 32000 इक्वल टू ये कितना हो गया 8000 माइनस का, और प्लस ये कितना है 8000 वीटी. ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर ये 32 कितना हो जाएगा 64000, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस क्या हो रहा है 8000 इक्वल टू क्या है आपका 8000 वीटी डैश. तो ये क्या हो रहा है 72000 डिवाइड बाय 8000 कितना आ रहा है ये 9. इसका मतलब क्या है वीटी आपका कितना आ गया वीटी डैश 9 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या हो गया आपका आंसर. और ये 9 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो ट्रक की डायरेक्शन रहेगी वो वही रहेगी जो इनिशियली एज्यूम थी पॉजिटिव. मतलब ट्रक जैसे जा रहा है वैसे जाएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे अपन ने क्या करा सिंपली कि आपको दे रखा था कार है, ट्रक है,
कॉलिजन से पहले उनकी वैल्यूज़ आपको दे दी, कॉलिजन के बाद आपसे एक वैल्यू कोई भी वो पूछ रहा है। तो इसमें अपन को कैसे पता चलता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये आपके पूरा सिस्टम हो गया कार और ट्रक मिला के, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम क्या रहेगा, सेम, और आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ईजिली निकल जाएगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या होती है क्वेश्चन को चेंज करने की, कि वो बोल सकता है कि आफ्टर कोलिजन वो उसमें क्या हो गई, स्टिक हो गई, चिपक गई। कौन, कार ट्रक के अंदर स्टिक हो गई, होता है ना, फंस जाती है तो उसी में रह जाती है और ट्रक के साथ उसका मोशन होता है। तो अगर दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन क्या हो जाती है, स्टिक। अब आफ्टर कोलिजन स्टिक हो गई, इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड से आपका ट्रक चलेगा उसी स्पीड से आपकी क्या चलेगी, कार, क्योंकि उसमें कार स्टिक हो गई। तो इसलिए जो इनिशियल की इक्वेशन तो सेम रहती, बाद में आफ्टर कोलिजन मतलब कार उसमें ट्रक हो गई, तो क्या इक्वेशन आपकी हो जाएगी, मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार प्लस मास ऑफ ट्रक और वेलोसिटी ऑफ ट्रक। अब दोनों स्टिक हो गए तो यहाँ पे उनकी दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो गई, सेम। दोनों की स्पीड क्या हो गई, सेम, क्योंकि एक दूसरे में स्टिक है। ये जो कार है इसी में स्टिक हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जिस स्पीड से ट्रक जा रहा है उसी स्पीड से कार जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई, कॉमन, तो दोनों का वेलोसिटी कॉमन, तो क्या चीज़ है जोड़ा है कि दोनों का मास। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, v m(c) प्लस m(t). तो इस टाइप से आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, मॉडिफाई। यह सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग 10 मार्बल्स पर सेकंड अगेंस्ट इट फ्रॉम बिलो। इसका मतलब ये बोल क्या रहा है कि लेट से ग्राउंड है आपका और एक आपकी डिस्क जो है, ये आपकी डिस्क है, ये कंटिन्यू क्या है, फ्लोट कर रही है। तो ये फ्लोट क्यों कर रही है, क्योंकि कंटिन्यू और नीचे से इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे मार्बल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब कितने मार्बल्स आ रहे हैं, बाय थ्रोइंग 10 मार्बल्स पर सेकंड, मतलब हर सेकंड इसके ऊपर कितने मार्बल आ रहे हैं, 10 मार्बल आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, मतलब नीचे से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। द मास ऑफ द ईच मार्बल इज 5 ग्राम, मास ऑफ ईच मार्बल, मास ऑफ मार्बल कितना है, 5 ग्राम, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, 5/1000 kg। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द मार्बल्स आर स्ट्राइकिंग द डिस्क, कितनी वेलोसिटी से वो उसको क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी किसकी निकालनी है, मार्बल की, ये आपको निकालनी है। एज्यूम दैट द मार्बल स्ट्राइक द डिस्क नॉर्मली, मतलब वो कैसे उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, ये डिस्क का प्लेन से कैसे जा रहे हैं, नॉर्मल, एंड रिबाउंड विथ सेम स्पीड, मतलब जितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं v वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से वापस कहाँ आ रहे हैं, नीचे। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, पूछ क्या रहा है, ए डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम, मतलब ये जो आपकी डिस्क है इसका मास कितना है, 10 ग्राम। मास ऑफ डिस्क कितना है, 10 ग्राम, मतलब 10/1000 kg। तो ए डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग 10 मार्बल्स पर सेकंड, मतलब एक डिस्क को हॉरिजॉन्टली अपन ने कैसे रख रखा है, क्योंकि अपन उसके नीचे से क्या कर रहे हैं, 10 मार्बल्स फेंक रहे हैं पर सेकंड, जो उस डिस्क पे जाके क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक। इफ द मास ऑफ द मार्बल का मास अपन को पता है, अपन को वेलोसिटी उसकी क्या करनी है, निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वो क्या रहा है, देखो ये जो डिस्क है कंटिन्यू क्या कर रही है, एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ये आपका क्या है, ग्राउंड, ये आपकी डिस्क है, नीचे से क्या आ रहे हैं, मार्बल। अब नीचे से मार्बल आ रहे हैं तो उसके फोर्स क्या लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो है इसका कुछ ना कुछ मास है, तो क्या लगेगा, इसका वेट, वेट कितना लगेगा, डाउनवर्ड कितना लगेगा वेट इसका, mg। तो एक वेट इसका कंटिन्यू लग रहा है mg, लेकिन कंटिन्यू इसके ऊपर जो मार्बल्स है वो फोर्स लगा रहे हैं कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये क्या, F एक्सटर्नल, मतलब ये क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये लगा कौन रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, मार्बल्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो रही है सिंपली कि उसका वेट क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, लेकिन ये फिर भी नीचे क्यों नहीं आ रही डिस्क, क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यू क्यों क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगा रहे हैं, ये मार्बल्स, कितने 10 मार्बल्स पर सेकंड इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है मार्बल की। अब अपन को पता है कि यार ये इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब अपन को निकालना क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी की बात आ रही है तो चेंज इन मोमेंटम अपन निकालते हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स के, और उस एक्सटर्नल फोर्स को जो अपन इक्वल कर देंगे किसके, वेट के, तो अपन को अपनी क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। फिर से सुनो, नीचे क्या लग रहा होगा इसका वेट, ऊपर क्या लग रहा है, मार्बल जो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अपन को पता है कि जो मार्बल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है, उनका मोमेंटम के चेंज के इक्वल है, यही तो होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अपन पहले क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स को, और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, वेट के, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोमेंटम चेंज निकालते हैं मार्बल का। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मार्बल, पहले सिंगल मार्बल का निकाल रहे हैं, ऑफ 1 मार्बल कितना होगा, अब हो क्या रहा है, देखो एक m मास, ये जो आपका है मास ऑफ मार्बल कितना है, 5 ग्राम। तो
इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 5 इंटू उसकी वेलोसिटी जो ऊपर जा रही है, तो ये क्या हो गया इनिशियल, ऐसे ही क्या निकालेंगे फाइनल, वो भी क्या हो जाएगा वापस, अब मास वापस सेम है उसका और वेलोसिटी भी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एज्यूम दैट द मार्बल स्ट्राइक द डिस्क नॉर्मली एंड रिबाउंड विद सेम स्पीड, मतलब जितने से जा रहा है उतने से ही आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5v। लेकिन अब एक डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव ली जाने की उसकी स्ट्राइकिंग, तो आने के वापस आप क्या लोगे नेगेटिव, तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसको मैंने क्या ले लिया नेगेटिव। अब ये आपका क्या हो गया मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है आपका -5v माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है -5v, तो ये कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया 10v। ये क्या हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम चेंज किसका निकला एक मार्बल का, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं पर सेकंड कितने मार्बल आ रहे हैं 10, तो ये मोमेंटम चेंज ये किसका निकला 4 1 मार्बल, 10 मार्बल का कितना हो जाएगा 4 10 इसको किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना निकल जाएगा आपका pf माइनस pi, किसके लिए 10 मार्बल के लिए कितना हो जाएगा -10v इंटू 10 मतलब -100v। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फोर्स के, क्योंकि मोमेंटम चेंज किसके इक्वल होता है एफ एक्सटर्नल न्यूटन का सेकंड लॉ, तो ये किसके इक्वल है -100v इसके, और ये यहाँ पे अपन क्या देखते हैं एफ एक्सटर्नल लग रहा है ऊपर की तरफ, ये लग रहा है डाउनवर्ड, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये रेस्ट पे है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो रेस्ट पे है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे क्या होंगे इक्वल। तो एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल हो रहा है mg के, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम जी, एफ एक्सटर्नल कितना आ रहा है -100v इक्वल टू एम जी, एम कितना है आपका 10, डिस्क का मास कितना है 10/1000, और ये कितना है ये ग्राम में था तो उसको किस में कन्वर्ट करा केजी में, और मल्टीप्लाई बाय जी कितना होता है 9.8, ये कट हो गया ये इसे 0 से कट हो गया, तो 10v इक्वल टू कितना है 9.8 माइनस, और v इक्वल टू कितना आ गया 9.8 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.98 क्या मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपकी निकली क्या निकली वेलोसिटी निकली, और अभी 0.98 काफ़ी कम लग रहा है मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या निकली वेलोसिटी निकली किसकी मार्बल की, जिससे वो क्या कर रहा है उसको स्ट्राइक कर रहा है। फिर से देखो एक बार, एक आपका क्या है डिस्क है, उस डिस्क को ये आपका ग्राउंड था, ठीक है, ये आपकी क्या है डिस्क है, और वो डिस्क क्या है फ्लोट कर रही है, क्यों फ्लोट कर रही है क्योंकि उसके डाउनवर्ड कंटिन्यू क्या है 10 मार्बल्स उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा होगा कि डिस्क का नीचे क्या लग रहा है वेट, ऑब्वियसली बात है वेट लगता है हर बॉडी का, तो वो डिस्क आना चाह रही है नीचे, लेकिन उसके ऊपर मार्बल कंटिन्यू का फोर्स लगा रहे हैं नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स किसका मार्बल का। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि किस वेलोसिटी से वो उस डिस्क को क्या कर रहे हैं स्ट्राइक, कैसे निकालेंगे वो वेलोसिटी, अपन को क्या पता है कि मार्बल उसको स्ट्राइक करके वापस उसी वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो मार्बल के मोमेंटम का चेंज अपन निकालते हैं, क्योंकि मोमेंटम का चेंज किसके इक्वल होता है एक्सटर्नल फोर्स के न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अपन ने यहाँ पे मोमेंटम चेंज निकाला, ये आपका मोमेंटम चेंज फाइनल माइनस इनिशियल किसके लिए एक मार्बल के लिए ये आया, लेकिन अपने कितने मार्बल है 10, तो अपन जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 10 से, तो क्या आ जाएगा आपका 10v इंटू 10, तो क्या हो जाएगा -100v, माइनस बस क्या बता रहा है आपको डायरेक्शन मोमेंटम चेंज की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो मोमेंटम चेंज है ये किसके इक्वल हो जाएगा फोर्स के, तो फोर्स कितना हो गया ये, अब अपन को पता है डिस्क के नीचे क्या लग रहा है वेट, और ऊपर क्या लग रहा है मार्बल का एक्सटर्नल फोर्स, तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे इक्वल, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बॉडी रेस्ट पे है तो टोटल फोर्स कितने होंगे 0, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो इनको एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम जी, एफ एक्सटर्नल कितना है -100v, लेकिन इसकी जो यूनिट आ रही है वो किसके अंदर आ रही है आपकी, जो मोमेंटम में अपन ने पुट करा था किसमें रखा था ग्राम में, तो उसको अपन केजी में पुट करें तो डिवाइड बाय 1000, और ऐसे इक्वल टू एम, एम कितना है डिस्क का 10 ग्राम, 10 डिवाइड बाय 1000 केजी में पुट करने के लिए, दोनों में 1000 क्यों कर रहे हैं क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय जी, जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1000 से बचता 1000 कट गया 10 से 10 कट गया, तो -10 भी इक्वल टू कितना रहा 9.8। अब माइनस की बात नहीं कर रहे, वैसे यहाँ पे भी नहीं करोगे तो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपन ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो v कितना आ जाता है 9.8/10 मतलब 0.98 मीटर पर सेकेंड, लेकिन काफ़ी कम दिखता है इसलिए अपन उसको मीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में। ये आंसर आ गया, यहाँ पे भी खत्म कर दो तो भी आंसर सही है, लेकिन
काफ़ी कम दिख रहा है इसलिए अपन इसको किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो ये आपको क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब मार्बल जिस स्पीड से उससे क्या कर रहे हैं, डिस्क से कोलाइड कर रहे हैं, वो कितनी है, इम्पैक्ट कर रहे हैं 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस। अब एक जनरल क्वेश्चन करते हैं न्यूटन्स लॉ का। क्या क्वेश्चन है, ए बलून विथ मास m डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a। ये आपका एक बलून है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका मास कितना है, कैपिटल M। वो क्या कर रहा है, डिसेंडिंग डाउन, मतलब कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। ये बात है, जहाँ पे a कितना है, g से कम है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट मास m of it contains must be removed so that it start moving up with an acceleration a। मतलब इस बलून का जो मास है टोटल कैपिटल M, उसमें से मैं कितना मास कम करूं जिससे ये जिस एक्सेलरेशन A से नीचे आ रहा है उससे से कहाँ जाने लग जाए, ऊपर जाने लग जाए। अब ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। अब हो क्या कि अब मेरे को नहीं पता कितना है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका अभी मास कितना है, कैपिटल M। ये बलून का मास कितना है, कैपिटल M। तो उसमें से अब कितना मास रिमूव करें, मेरे को नहीं पता कितना है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि उसमें से एक स्मॉल मास कोई भी रिमूव कर रहे हैं अपन, कितना, स्मॉल m। उसको अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो ये बलून जो नीचे जा रहा है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितने एक्सेलरेशन से, उसी से, सेम a से। फिर से सुनो अभी तक करा क्या। आपको क्या बोल रहा है, एक बलून है जो a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है जिसका मास कितना है m, ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसमें से कितना मास निकाले कि ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है उसी से कहाँ चला जाए, ऊपर। तो मेरे को नहीं पता कितना निकालना है, तो जब अपन को कोई क्वांटिटी नहीं पता होती तो मैथमेटिक्स में अपन जनरली क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे फिजिक्स में भी अपन क्या करते हैं, एज्यूम, कि मैंने मान लिया कि उस कैपिटल M में से थोड़ा सा स्मॉल m अगर मैं कम कर दूँ तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है उसी से कहाँ जाएगा, ऊपर। अब ये तो बात हुई इसकी। अब करना क्या है, अब यहाँ पे वो ये आपको स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। अब आपको मास दे रखा है, एक्सेलरेशन है, बॉडी का मोशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या अप्लाई करोगे, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ की एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, क्योंकि दो बार आपका बन गया, दोनों कंडीशन अलग अलग है, और दोनों को जब क्या करोगे, सोल्व, तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, आपका मास। तो एक बार क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, उसके बाद वो वैसे भी क्या हो जाता है, इजीली सोल्व। अब यार सोचो, ये अभी कहाँ है, एयर के अंदर है, बलून है, अगर है तो एयर के अंदर है, ठीक है, दोनों कंडीशन में एयर के अंदर है। अब एयर के अंदर है तो कंटिन्यूस के ऊपर क्या लगेगा, एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। कैसे, वो देखो। अब ये जो है ये इसका वेट का लग रहा है डाउनवर्ड, तो ये जो इसका दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यही बना रहा हूँ, इसका वेट का लग रहा है डाउनवर्ड दोनों का, तो वेट का हमेशा का लगता है डाउनवर्ड कितना होता है mg, और यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड कितना लगेगा वेट, मास कितना है यहाँ पे, अब कम कर दिया कितना, m माइनस m, ये तो क्या हो गया मास, g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में वेट। अब ये तो लग रहा है वेट, लेकिन अपन कहाँ है, यहाँ पे एयर के अंदर है, तो एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो रिटार्डिंग फोर्स मैंने मान लिया कि उसके ऊपर एक फोर्स, उसके ऊपर क्या लग रहा है, रोक रहा है, वही एयर का रेजिस्टेंस जो है उसको रोक रहा है, कितने फोर्स से, F फोर्स से। तो ये तो बात ही सिंपल क्या हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो पहली बात तो क्या है कि उसका कुछ मास है, तो ऑब्वियसली बात है हर कंडीशन में अपना मास होता है, तो नीचे क्या जाता है, वेट। तो दोनों पहले तो अपन ने क्या लगा दिया, वेट। दूसरी चीज क्या है, F फोर्स कहाँ से आया, देखिए वैक्यूम के अंदर नहीं है, अपन कहाँ है, जनरल एयर के अंदर है। एयर के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है एयर क्या करेगी, कोई ना कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कोई ना कोई रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, F। अब दोनों कंडीशन की क्या बनाते हैं, इक्वेशन। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू m है। F क्या होता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स की कौन से क्या डायरेक्शन होती है, जो एक्सेलरेशन की होती है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो फोर्स क्या होता है, बड़ा, मतलब mg क्या है, बड़ा, और F क्या है, छोटा। तो mg माइनस F, ये तो क्या है, नेट फोर्स। ये क्या कर रहा है, m मास के बलून को क्या कर रहा है, a एक्सेलरेशन दे रहा है। एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन का है ऊपर, मतलब बड़ा फोर्स कौन सा है, F, ठीक है। एक्सेलरेशन का है ऊपर, मतलब बड़ा फोर्स कौन सा है, इसमें और इसमें से, कैपिटल F, क्योंकि एक्सेलरेशन का जा रहा है ऊपर। तो बड़े में से किसको घटा दिया, छोटे को, कैपिटल M माइनस स्मॉल m g। ये क्या है, नेट फोर्स क्या कर रहा है, इस m मास की बॉडी को, कैपिटल M माइनस स्मॉल m मास की बॉडी को क्या कर रहा है, a एक्सेलरेशन दे रहा है। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। इक्वेशन 2 को कितनी है, इक्वेशन 2 F माइनस g को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, कैपिटल mg, और माइनस माइनस प्लस करूँगा तो प्लस का स्मॉल mg इक्वल टू क्या हो गया, ये कैपिटल M है
माइनस स्मॉल एम ए, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू यहाँ चाहिए, क्योंकि एफ अपन को नहीं पता, अननोन है, तो नॉन क्वांटिटी में इसको चेंज कर देंगे इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो एफ अगर निकालते हो तो कितना हो जाएगा, एफ माइनस से उधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम ए। ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ की। इस एफ की वैल्यू को मैंने अप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या है, एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी माइनस एम में कैपिटल, तो एम जी माइनस एम ए, ये तो बात हो गई एफ की, माइनस एम जी प्लस एम जी इक्वल टू एम ए माइनस एम ए। यहाँ पे देखो ये एम जी प्लस का, ये एम जी माइनस का, दोनों क्या हो गए आपस में कट। अब एक और चीज़ इधर देखो, ये एम जी इधर एक बच रहा है प्लस का स्मॉल एम जी, और ये इधर स्मॉल एम है माइनस है, इसको भी मैं इधर लेके आ गया क्योंकि मेरे को दोनों में एम क्या मिल जाएगा, कॉमन, इक्वल टू एम ए, एक एम है ये पॉजिटिव और एक एम इधर नेगेटिव है, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से ये एम कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, जी प्लस ए इक्वल टू, यहाँ पे एम ए प्लस एम ए कितना हो गया, 2m a कैपिटल 2m a। तो स्मॉल m कितना आ गया आपका, 2m a डिवाइड बाय g प्लस a। तो ये क्या मिल गया आपको, मास। जिस मास को आपको क्या करना है, रिमूव करना है इस बलून में से, तो जो वो नीचे डाउनवर्ड मोशन कर रहा है वो क्या मोशन करने लग जाएगा, अपवर्ड। तो सिंपल सी चीज़ है, अपन ने क्या कर लिया, उस चीज़ को एज्यूम, न्यूटन की इक्वेशन अप्लाई कर दी, दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपना आंसर। ठीक है, थैंक यू।